हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा जो आज की वीडियो रहेगी वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की रहेगी जो कि क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। क्या नाम है चैप्टर नंबर 4 का? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यानी इसमें हम बॉन्डिंग के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि जो हमारे कंपाउंड्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है, कैसे एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है। जब वो बॉन्ड बना लेता है तो स्पेस में उनकी शेप या ज्योमेट्री क्या रहती है, स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रही हूं। सपोज हम बात करते हैं सबसे सिंपल मॉलिक्यूल वाटर, H2। इसको देखने से लग रहा है कि इसमें दो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है। ये आपस में जुड़ेंगे तीनों एटम और क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, है ना। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास, मतलब जो हाइड्रोजन उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पर क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीजन गेन करेगा, या वो शेयर करेंगे? यानी जो बॉन्ड बन रही है, जो इनके बीच में अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, क्या वो शेयरिंग से आई है, क्या लॉस और गेन से आई है, क्या कोवलेंट बॉन्ड बनी है, या आयोनिक बॉन्ड बनी है? क्लियर? इन सब के आंसर ही हम इस चैप्टर में ढूंढेंगे। इस चैप्टर का मोटिव ही है केमिकल बॉन्डिंग, कि बॉन्ड कैसे बनती है एटम्स के बीच में, कैसे वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड रहेगी या आयोनिक बॉन्ड रहेगी या कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगी, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है, ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में हम करेंगे। चलो ठीक है, बॉन्ड बन गई। अब ये वाटर नेचर में क्या शेप गेन करेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या वो लीनियरली अरेंज होगा ऐसे, या वो बैंड शेप गेन करेगा? तो इन सब के आंसर के लिए आपको इस चैप्टर की पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। क्लियर है? तो बेटा मैं इंश्योर करती हूं कि इस चैप्टर को हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत इजी वे में करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी डाउट विदाउट एनी हेजिटेशन डाल सकते हैं। क्लियर है? तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज का, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जो कौशल एंड लुइस, जो हमारे साइंटिस्ट रहे, उन्होंने अपनी अर्लियर स्टडीज में क्या ढूंढा कि जो हमारे नोबल गैसेस हैं, कौन सी होती है नोबल गैसेस? लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। यानी बेसिकली हम ग्रुप 18 मेंबर की बात कर रहे हैं। किन की बात कर रहे हैं? ग्रुप 18 मेंबर्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ग्रुप 18 मेंबर उठाए, उन्होंने देखा कि जो नोबल गैसेस हैं, जिनको इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है, लाइक हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, आर्गन हो गई, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये कंपाउंड नहीं बनाती, ये मॉलिक्यूल ही नहीं बनाती। ये गैसेस मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, इट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ H2। जनरली गैसेस जो हैं वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लाइक अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, क्लोरीन की, ठीक है, ब्रोमीन तो लिक्विड है, लेकिन अगर हम बात करें नाइट्रोजन गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज ऑल आर इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। बट नोबल गैस ना तो बॉन्ड बना रही है, ना इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, ना गेन कर रही है, ना शेयर कर रही है। तो क्यूरियोसिटी हुई उनको कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इन्होंने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर रिसर्च करी कि अगर हम हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो K शेल फुली फिल्ड है। उसके बाद नियॉन की लिखी तो 2,8 शेल वाइज अरेंज किया। आर्गन एटॉमिक नंबर 18 तो 2,8,8 ऐसे ही चलते गए। तो इन्होंने देखा सभी नोबल गैसेस की एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसेस की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे नाम दिया गया ऑक्टेट। यानी इनकी तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसी वजह से ये स्टेबल है। यानी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, ये मॉलिक्यूल नहीं बनाते, ये कंपाउंड नहीं बनाते, है ना। यानी ऑल नोबल गैसेस आर इनर्ट, स्टेबल।
अब सभी एटम का ना नेचर हम सभी का भी नेचर होता है कि हमें स्टेबल होना है ना, तो सभी को स्टेबल होना है। लाइक अगर हम बात करें सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। आपको पता है 10th में पढ़ा है कि सोडियम के ऊपर अगर हम एक ड्रॉप स्प्रिंकल कर दें वाटर की तो रैपिड फायर कैच करते हैं, यानी हाईली रिएक्टिव। जो स्टेबल होते हैं वो तो इनर्ट होते हैं, यानी तो अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी 281, यानी इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है जिसको वैलेंस शेल बोलते हैं वो ऑक्टेट नहीं है कंप्लीट उसकी, है ना। हाइड्रो जो हीलियम है उसकी जो शेल है के शेल इज फुली फिल्ड विद ड्यूप्लेट, इसकी ड्यूप्लेट कंप्लीट है। बट अदर नोबल गैसेस की ऑक्टेट कंप्लीट थी, इसलिए वो स्टेबल थे। तो सभी एटम अपने आप को नोबल गैस जैसा बनाना चाहते हैं। अब नोबल गैस जैसा कैसे बनाएगा सोडियम अपने आप को? या तो वो नियोन जैसा बन जाए बाय लॉस ऑफ दिस 1 इलेक्ट्रॉन, या वो आर्गन जैसा बन जाए बाय गेन ऑफ 7 मोर इलेक्ट्रॉन। विच वन इज इजियर फॉर सोडियम? भाई 7 मोर इलेक्ट्रॉन होल्ड करना for these 11 proton is highly difficult, है ना। बट 1 more जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसको लूज करेगा और लूज करके Na+ बना देगा। बना दिया इसने Na+, सोडियम ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो सुनते जाओ, यहां सोडियम क्या कर रहा है? सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अपने अंदर से निकाल रहा है। यहां पर सोडियम के पास आ गए 10 इलेक्ट्रॉन और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई 2,8, यानी इसकी भी ऑक्टेट हो गई कंप्लीट और ये भी अब क्या हो गया? स्टेबल। क्लियर है? अब इसके पड़ोस में बैठा था क्लोरीन, उसका एटॉमिक नंबर था 17, उसको शेल वाइज अरेंज किया तो 287, वो भी अनस्टेबल है, वो भी अपने आप को स्टेबल करेगा। वो किस जैसा बनना चाहेगा? आर्गन जैसा। कैसे बनेगा? बाय गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मिल रहा है उसके पड़ोस में बैठा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया था वो फ्रीली घूम रहा था, क्लोरीन को बेनिफिट मिला, उसने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया और बना दिया Cl- एनायन। एंड नाउ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 288। ये भी स्टेबल हो गया। किस फॉर्म में? एनायन की फॉर्म में। अब दोनों के बीच में लॉस एंड गेन का रिलेशन डेवलप हुआ। एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो लॉस और गेन के रिलेशन की वजह से ये तो एक दूसरे के रिलेटिव बन गए। अब इस रिलेशन को निभाने के लिए दोनों के बीच में आई अट्रैक्शन। कैसी? Na+ और Cl- के बीच में डेवलप हुई अट्रैक्शन। ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो कैटायन और एनायन के बीच में डेवलप हुई अट्रैक्शन एंड दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अगर केमिकल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन से बनी है then this chemical bond is called ionic bond। और जिन कंपाउंड्स में ये आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होती है उन्हीं कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। पॉइंट क्लियर? तो यहां पर मैं आपको क्या बताना चाह रही हूं कि क्यों हीलियम इलेक्ट्रॉन लूज गेन शेयर नहीं कर रहा, क्यों नियोन इलेक्ट्रॉन लूज गेन शेयर नहीं कर रहा, लेकिन सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। वैसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको अपनी ऑक्टेट पूरी करनी थी, उनको अपने आप को नोबल गैस जैसा बनाना है, उनके लिए नोबल गैस आइडियल है। क्लियर? वो उन जैसा बनना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। पॉइंट क्लियर? अच्छा, अब मान लो आपने पढ़ा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर आपका 4 रहा क्लास 10th केमिस्ट्री में। आपने पढ़ा टेट्रावेलेंट है कार्बन, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन इजिली से लूज नहीं कर पाता, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन इजिली से लूज नहीं कर पाता, 4 इलेक्ट्रॉन इजिली से गेन नहीं कर पाता,
क्योंकि उसके 6 प्रोटॉन के लिए इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड दीज 10 इलेक्ट्रॉन। मान लो 6 तो उसके हो गए, बाहर से 4 और ले ले, है ना। तो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। अब कार्बन क्या करता है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब वो 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन को अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट करनी है, कार्बन को अपनी ऑक्टेट पूरी करनी है। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग, एंड फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनाएगा, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। यहां पर जो बॉन्ड बनी है बेटा वो शेयरिंग से बनी है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनी है। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड एंड द कंपाउंड फॉर्म इज कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड। क्लियर है। तो कौशल लुईस ने क्या देखा, उन्होंने देखा, बिग कौशल ने देखा कि जो हमारी नोबल गैसेस हैं वो रिएक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि हीलियम की तो ड्यूप्लेट कंप्लीट है और अदर नोबल गैसेस की ऑक्टेट कंप्लीट होती है। उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और लुईस ने बोला कि जब भी कोई एलिमेंट, एटम बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड बनाने के लिए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे कि वो 1 बॉन्ड बनाएंगे, 2 बॉन्ड बनाएंगे, 3 बॉन्ड बनाएंगे या 4 बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर। तो ऑक्टेट रूल से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। बाय कौशल एंड लुईस अप्रोच द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर। क्यों कंबाइन हो रहे हैं, अभी तो बताई सारी स्टोरी। क्यों सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है, क्यों हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ के वाटर बनाते हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हैं, वो अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाह रहे हैं, वो नोबल गैस जैसा बनना चाह रहे हैं। क्लियर है। इसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। यानी हर एलिमेंट, हर एटम नेचर में इलेक्ट्रॉन लूज गेन शेयर करके अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है। तो रीड आउट करो क्या लिखा ऑक्टेट रूल में। The atoms of different elements combine with each other in order to complete their respective octet. Octet मतलब वो अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे, या ड्यूप्लेट या 2 इलेक्ट्रॉन जो कि के शेल में रहेंगे, in the outermost shell to attain stable noble gas configuration. This is octet rule. आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है लुईस सिंबल। अब लुईस सिंबल क्या होते हैं, लुईस सिंबल में क्या बोला, लुईस ने बोला कि जो भी एटम है अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज गेन शेयर कर रहा है तो उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को उसने डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, उसी को डॉट सिंबल और लुईस डॉट सिंबल बोलते हैं। लाइक हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, शेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन की तो 1, के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आया तो इसका डॉट सिंबल कैसे बनाओगे, हाइड्रोजन और उस पर एक डॉट लगा दोगे। क्लियर। हाइड्रोजन के बाद हीलियम एटॉमिक नंबर 2, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए तो इसकी जो भाई शेल जो है वो फुली फिल्ड है। क्लियर। तो फुली फिल्ड होने की वजह से इसकी वैलेंसी रहेगी 0, बट इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो हम इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे 2, बट इट्स वैलेंसी इज 0। इस चीज को ध्यान रखना। हीलियम बॉन्ड नहीं बनाएगा ड्यू टू इट्स फुली फिल्ड ड्यूप्लेट। अच्छा, उसके बाद लिथियम बनाया एटॉमिक नंबर 3, तो 2,1। अब ये इसकी वैलेंस शेल है तो लिथियम का डॉट सिंबल क्या रहेगा, ये एक डॉट बना देंगे। क्लियर। उसके बाद कार्बन बनाया एटॉमिक नंबर 6, 2,4। क्लियर। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो कार्बन के सराउंडिंग में 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लगा दिए। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, तो 2,7। अब फ्लोरीन का डॉट सिंबल जिसे लुईस डॉट सिंबल भी बोलेंगे, कैसे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। पहले से 4 डॉट लगाओगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट करोगे, 5,
6 और 7। क्लियर है? अगर बात करें सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 2,8,1। लास्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो डॉट सिंबल ऑफ सोडियम इज Na डॉट। क्लियर? आई होप ये डॉट सिंबल आपको समझ आ गए होंगे। लाइक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 2,8,3। क्लियर? तो डॉट सिंबल लगाने के लिए क्या करेंगे? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म में दिखाएंगे, 1, 2, 3। क्लियर है? क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, तो 2, 8, 7। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन कैसे लगाएंगे? 7, देखो 1, 2, 3, 4। पहले से 4 इलेक्ट्रॉन लगाओगे, फिर पेयरिंग कर दोगे 5, 6 और ये 7। दिस इज द डॉट सिंबल ऑफ फ्यू एलिमेंट्स हेयर। यहाँ पे कुछ एलिमेंट के डॉट सिंबल आपको दिखाए, तो आई थिंक डॉट सिंबल भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्या है डॉट सिंबल? लुईस डॉट सिंबल या लुईस सिंबल, द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, जिसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, are shown as dots surrounding the symbol of the atom. These symbol are known as Lewis symbol or electron dot symbol. ये भी आप कर चुके हैं अपने 10th क्लास में। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। वैलेंसी भी कर चुके हो। वैलेंसी क्या होता है? चलो वैलेंसी देखते हैं। अब वैलेंसी क्या रहेगा? वैलेंसी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे पहले। वैलेंसी, वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। कोई भी एटम अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अपनी ड्यूप्लेट को पूरा करने के लिए एक बॉन्ड बना रहे, 2 बॉन्ड बना रहे, 3 बॉन्ड बना रहे, 4 बॉन्ड बना रहे, 5 बॉन्ड बना रहे, 6 बॉन्ड, इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम विद अदर एटम्स इज कॉल्ड वैलेंसी। क्लियर? तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से निकालेंगे। अच्छा चलो हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोज, नहीं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोडियम। चलो Na, क्लियर है? तो Na शेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2, 8, 1। तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे वैलेंसी को। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन 4 और 4 से कम है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन और इक्वल टू 4 या 4 से कम है, तो वही वैलेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 1, तो वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1, वैलेंसी ऑफ Na is 1. If the number of electron in valence shell is equal to or less than 4, this number is equal to valency. Number of electron is equal to valency. क्लियर है? अगर नंबर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है, चलो एग्जांपल चूज करते हैं। कैसे एग्जांपल? या नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, शेल वाइज अरेंज किया 2,5। क्लियर है? यहां पे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है, तो वैलेंसी कैसे निकलेगी? वैलेंसी इज 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, तो 8 माइनस 5 इज 3, तो इट्स नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी 3, यानी अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये 3 बॉन्ड बनाएगा। सोडियम अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अपने आप को नोबल गैस जैसा बनाने के लिए फॉर्म 1 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? अच्छा एक दो वैलेंसी और सिखा देती हूँ। सपोज एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 283, अगर लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है, वही वैलेंसी होगी बेटा। तो वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3, तो एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाएगा। पॉइंट क्लियर है? चलो उसके बाद हमने लिया ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो 2,6। तो अब इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4, तो वैलेंसी कैसे निकलेगी इसकी? वैलेंसी का रूल क्या रहेगा? 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2, तो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, यानी ऑक्सीजन ऑक्टेट को पूरा करने के लिए
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इट विल फॉर्म 2 बॉन्ड, वो 2 बॉन्ड बनाएगा। आई होप वैलेंसी आपको क्लियर हो गई होगी। कार्बन आपने पढ़ा, कार्बन पे तो पूरा चैप्टर पढ़ा है। एटॉमिक नंबर कितना है 6, 2,4, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 4 या लेस देन 4 वैलेंसी के इक्वल है, तो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट बोला गया। कार्बन की वैलेंसी क्या रहेगी 4 रहेगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। केमिकल बॉन्ड, एक एग्जांपल से बता रही हूं बेटा। जब आपके पेरेंट्स कहीं घर से दूर जाते हैं या किसी रिलेटिव के घर चले जाते हैं या आउटिंग पे चले जाते हैं और आप 2-3 डेज अब घर में अकेले रह जाते हैं, तो आपका मन आपके पेरेंट्स के बिना नहीं लगता है ना। आपको फील होता है कि हमें पेरेंट्स की कमी फील हो रही है, तो कोई ना कोई अट्रैक्शन है आपके आपके पेरेंट्स के साथ, है ना, कोई ना कोई अटैचमेंट है। सेम बेट, वो अटैचमेंट कोई धागा नहीं है ना, एक फीलिंग है। सिंपल, chemical bond is a type of attraction. It is a type of attraction which holds two same atom or two or more different atom in a molecule. अगर हम बात करें वाटर की, अगर हम बात करें NaCl की, कॉपर सल्फेट, किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी कंपाउंड की, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से Na और Cl पास पास आते हैं और कंपाउंड बना देते हैं, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है? एक आपने पढ़ा अपनी जूनियर क्लासेस में कि ऑल मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच, मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। मॉलिक्यूल बनने के बाद मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वीक अट्रैक्शन है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम वैन डर वाल्स फोर्स बोल देते हैं। वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो एक सिंपल वीक अट्रैक्टिव फोर्स है। ये जो केमिकल बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट से आई है। इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट मतलब जब सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बना तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो लॉस और गेन का रिलेशन डेवलप होने की वजह से कैटायन एनायन बने, उनके बीच में अट्रैक्शन आई, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। चलो ठीक है, अगर हम बात करें मीथेन, व्हाट इज मीथेन? इट इज CH4। तो वी नो डेट कार्बन कंपाउंड जनरली कोवैलेंट होते हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड बन रही है वो शेयरिंग से। तो एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए एंड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर्म अट्रैक्शन, यानी इन चारों पांचों के बीच में, कार्बन और 4 हाइड्रोजन के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हुई, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक CH4 मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसी अट्रैक्शन को, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हो रहा है या शेयरिंग हो रहा है, उसी अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। बेटा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन केमिकल बॉन्ड एंड सिंपल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये CH4 बन गया, अब दूसरा CH4 बन रहा है, तो यहां पे इनके बीच में जो सिंपल अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से वो एक बॉटल के अंदर है, एक कंटेनर के अंदर रखे हुए हैं, उस अट्रैक्शन को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इंटर मतलब अलग, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो एक कंटेनर में बैठे हुए हैं, एक दूसरे को दूर दूर नहीं भगा रहे। क्लियर है? तो दिस इज वैन डर वाल्स फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर, ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हो रहा है ना शेयरिंग। क्लियर है? बट यहाँ पे जो CH4 बना, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट थी, तो CH4 बना है केमिकल बॉन्ड से, ये CH4 बना केमिकल बॉन्ड से। जब सारे CH4 बन गए, उनके बीच में जो सिंपल अट्रैक्शन आई, जिसकी वजह से वो एक कंटेनर में रह रहे हैं, उस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई होप केमिकल बॉन्ड आपको समझ आ गया होगा। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? The force which holds the two atoms together in a molecule, two or more atoms together in a molecule. These atoms may be same, these atoms may be different. Clear है? अब कौन कौन सी टाइप की केमिकल बॉन्ड होती है? आयोनिक बॉन्ड, which is also called electrovalent.
आयोनिक बॉन्ड का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट। सेकंड, कोवेलेंट बॉन्ड। एंड कोवेलेंट बॉन्ड की एक स्पेशल कैटेगरी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। स्पेशल कैटेगरी क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, अभी मैंने NaCl के एग्जांपल से आपको समझाया। कैसे बताया? सोडियम, फिर से बता रही हूं, ध्यान दो, अब तो हमारा टॉपिक ही स्टार्ट हो गया आयोनिक बॉन्ड। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 281, लास्ट वैलेंस शेल फुली फिल्ड नहीं है, अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एंड इट विल फॉर्म कैटायन। अब इसी की विसिनिटी में सराउंडिंग में बैठा था क्लोरीन, हैविंग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट 287, इसकी भी लास्ट शेल फुली फिल्ड नहीं है, ये भी अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है। जो अनस्टेबल हाईली रिएक्टिव, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जो कि सोडियम इसकी पूरी कर रहा है रिक्वायरमेंट बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड विल फॉर्म Cl-, और दोनों के बीच में क्या डेवलप हो गई? अट्रैक्शन। क्लियर है? और दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। इसी अट्रैक्शन को आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। क्लियर है? आई थिंक आयोनिक कंपाउंड आपको समझ आ गया होगा, आयोनिक बॉन्ड भी क्लियर हो गई होगी। क्लियर? चलो अब पढ़ लो इसको, क्या लिखा है? एन आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। यानी सिंपल वे में बात करें, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है आयोनिक बॉन्ड। एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को दूसरा एटम गेन करेगा, कैटायन एनायंस बनेंगे, आयंस बनेंगे, और उन आयंस के बीच में आएगी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, और उसी अट्रैक्टिव फोर्स का नाम होगा आयोनिक बॉन्ड। जिन कंपाउंड में ये बॉन्ड होगी उन कंपाउंड को बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को डिसाइड करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आयोनिक बॉन्ड है, या कोई भी एटम या कोई भी आयंस बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो एक बार देख लेते हैं कौन से फैक्टर हैं जो आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को डिसाइड करेंगे। तो देयर आर 3 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स? फर्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, चैप्टर 3 में किया था बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी? देखो, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है ना, 11th इलेक्ट्रॉन, वो थर्ड शेल में से 281, सेंटर में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और हमारे प्रोटॉन है, तो 11 प्रोटॉन है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे तो यहाँ ऐसे लिख देती हूँ 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में है, प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी तो ये परफेक्ट शेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है 3D के अंदर, है ना, वो अट्रैक्शन में है न्यूक्लियस के साथ। तो ऐसे तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। इस इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए, इस एटम में इस इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए, रिमूव कराने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जब भी केमिकल बॉन्ड को तोड़ना है, केमिकल बॉन्ड अगर तोड़नी है, क्लीव करनी है, एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी या ये सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेंगे टू ओवरकम दिस अट्रैक्टिव फोर्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली हेल्ड होगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। हो सकता है कई बार वो पॉसिबल ना हो, यानी जितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन हेल्ड होगा न्यूक्लियस के साथ, उतनी लार्ज अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, उतना डिफिकल्ट है इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से फ्री करना। जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो कैटायन नहीं बनेगा, कैटायन नहीं बनेगा, भाई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला तो दूसरा जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा,
तो उनके बीच में गेन और लॉस का रिलेशन नहीं बनेगा, तो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगी। यानी अगर आयोनिक बॉन्ड बननी है तो सबसे पहले कैटायन बनना चाहिए, और कैटायन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन निकलना पड़ेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा अगर वो लेस अमाउंट एनर्जी में निकल रहा है तो वो इजिली से निकल जाएगा, और जो चांस है आयोनिक बॉन्ड बनने का वो बढ़ जाएगा, यानी ग्रेटर इज द चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। यानी फर्स्ट फैक्टर है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये कम होनी चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लेस। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, किसी भी एटम में से जो कि गैसियस स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी होती है इस आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर कैटायन बनना है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लेस। लेस होगा, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्यों? यानी इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली हेल्ड नहीं है, तो एनर्जी देंगे वो इजिली से निकल जाएगा, उतना फास्ट हमारा कैटायन बनेगा, उतना फास्ट उतना ग्रेटर चांस होगा कि वो आगे जाके आयोनिक बॉन्ड बनाए। चलो सेकंड फैक्टर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम डेल्टा ईजीएच भी बोल सकते हैं, डेल्टा ईजीएच। अब सोडियम ने तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब अगर क्लोरीन का एटम उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा या वीकली अट्रैक्ट करेगा तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, तो वो अट्रैक्शन में नहीं आएगा। नहीं, अगर क्लोरीन का साइज बड़ा, यानी किसी एटम का साइज बड़ा होगा तो उसका न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा इज वेरी वेरी लार्ज। ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से अट्रैक्शन क्या रहेगी? पुअर रहेगी, वो उस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, है ना। तो चांस है, हो सकता है कि हमारा एनायन अच्छे से ना बने, और एनायन नहीं बनेगा तो आयोनिक कंपाउंड विल नॉट फॉर्म। तो डेल्टा ईजीएच क्या होना चाहिए? शुड बी मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव होना चाहिए। क्यों? साइज कैसा होना चाहिए एटम का जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? शुड बी स्मॉल, यानी एटम का साइज कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। एटम का साइज स्मॉल होगा तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन और उसके न्यूक्लियस के बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, डेल्टा ईजीएच शुड बी मोर नेगेटिव, तो उतना ही फास्ट चांस हो जाएगा कि एनायन विल फॉर्म। क्लियर है? तो कैटायन बन गया, एनायन बन गया। अब कैटायन और एनायन बनने के बाद इनके बीच में डेवलप होगी अट्रैक्टिव फोर्स। अगर ये अट्रैक्शन भी वीक है तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड द एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। तो जब भी 1 मोल कंपाउंड बनेगा, आयोनिक कंपाउंड, फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट आयन, द एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। दोबारा समझा रही हूं, ध्यान से सुनो। जब भी 1 मोल कंपाउंड बनेगा, कौन सा कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड। किससे? अपने आयन से। तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हुई है उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि अट्रैक्शन से एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड, अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। अगर एनर्जी रिलीज्ड इज मोर, that indicate there is strong bond formation between Na plus and Cl minus. If energy released is less, it indicate there is a weak bond formation between Na plus and Cl minus. Weak bond है तो unstable रहेगा, strong bond है तो stable compound will form. तो अगर overall compound stable बन रहा है, अगर compound formation हुआ है, तो net result क्या होना चाहिए कि sum of electron gain enthalpy and lattice enthalpy should be more, should be greater than ionization enthalpy। यानी अगर ओवरऑल जब भी कोई मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो थर्मोडायनेमिकली ओवरऑल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। अगर ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो रही है और एनर्जी का इनटेक कम है, energy required is less and energy release is more,
then the product formed is stable product. पॉइंट क्लियर? रिकैप करते हैं. फर्स्ट फैक्टर जो डिसाइड करेगा कि स्टेबल आयनिक कंपाउंड बन रहा है नहीं बन रहा, आयनाइजेशन एंथैल्पी. एटम का साइज बड़ा होना चाहिए. बड़ा होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहेगा, लेस अट्रैक्शन फील करेगा फ्रॉम न्यूक्लियस, तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज ग्रेटर चांस टू फॉर्म कैटायन. क्लियर? अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम रहेगी तो चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज ग्रेटर. सेकेंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. साइज जो है एटम का छोटे से छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ताकि बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन और उस एटम के न्यूक्लियस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेवलप हो. स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेवलप होगी तो वो एटम उस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. तो डेल्टा ईजीएच शुड बी मोर नेगेटिव, है ना. अगर ये मोर नेगेटिव है, फिर से चांस हो जाएगा एनायन बनने का, कि एनायन जो है वो फास्ट बनेगा, तो आयोनिक बॉन्ड जो बनेगी उसका चांस भी ग्रेटर है. एंड लास्ट, लेटिस एंथैल्पी. अब कैटायन विल फॉर्म्ड, एनायन विल फॉर्म्ड. अब कैटायन और एनायन, 1 मोल कैटायन 1 मोल एनायन के साथ जब जुड़ेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़ेंगे, आयोनिक बॉन्ड से जुड़ेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड लेटिस एंथैल्पी. अगर ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं कैटायन और एनायन, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड एंड दिस इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल आयोनिक कंपाउंड. चलो टॉपिक पे चलते हैं, पढ़ो. फैक्टर गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. आयनाइजेशन एंथैल्पी बता दिया, कैसे होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. जितनी कम होगी, easier will be the removal of electron, formation of positive ion which is called cation, and hence greater is the chance of formation of ionic bond. Clear है? तो ionization enthalpy should be lower. Second देखो, electron gain enthalpy. Higher is the electron gain enthalpy. More negative होनी चाहिए electron gain enthalpy. उतना strongly, यानी more is the energy released, उतना स्ट्रांगली कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, उतना स्टेबल हमारा नेगेटिव आयन बनेगा विच इज एनायन. उतना ही ज्यादा चांस होगा, प्रोबेबिलिटी मतलब चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड. क्लियर है? नेक्स्ट देखो, लेटिस एंथैल्पी. क्या बताया? जब 1 मोल कैटायन 1 मोल एनायन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड लेटिस एंथैल्पी. रीड आउट करो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन, मतलब कैटायन और एनायन, इज कॉल्ड लेटिस एंथैल्पी. जितनी ज्यादा लेटिस एंथैल्पी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, बताया था अभी. जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी कैटायन और एनायन के अट्रैक्शन से, उतना ज्यादा स्टेबल हमारा कंपाउंड होगा. क्लियर है? ओवरऑल नेट रिजल्ट क्या रहेगा, चेक करो. चलो, नेट इफेक्ट क्या रहेगा, देखो ये रहा नेट इफेक्ट, ये रहेगा लेटिस एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन के, ये दोनों एनर्जी रिलीज होती है. ये नेट रिजल्ट है लास्ट में, कि लेटिस एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का सम is always greater than ionization enthalpy, then only the compound formed is stable. Net effect पढ़ो एक बार जल्दी. The net effect will be released of energy, hence an ionic compound is formed or ionic bond is formed. ये इसके लिए नहीं, सभी के लिए बेटा. जहां भी आपको चेक करना, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में क्वेश्चन है कि बताओ 2 रिएक्शन दे रखी हैं, उनके एंथैल्पीज आर गिवन, रिएक्शन एंथैल्पीज आर गिवन, और वहां आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसमें प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है ए और बी रिएक्शन में, विच वन इज मोर स्टेबल. ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि जब भी हमें किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को चेक करना है तो हमें ध्यान देना एंथैल्पी डाटा, थर्मोडायनेमिकली चेक करना है. अगर एनर्जी रिलीज हुई है भाई, क्योंकि जब पुरानी, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, जिसे पुरानी बॉन्ड टूटती है रिएक्टेंट की, है ना, और रिएक्टेंट के जो इंटरमीडिएट बने उनमें नई बॉन्ड बनती है, यानी पुरानी बॉन्ड टूटेगी, नई बॉन्ड बनेगी, देन प्रोडक्ट विल फॉर्म. तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी ओवरऑल अगर एनर्जी रिलीज हो रही है
देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, द कंपाउंड फॉर्म्ड इज स्टेबल। तो सेम यहाँ पे बता रहा है लेटिस एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि दोनों में एनर्जी रिलीज हो रही थी, इन दोनों का सम अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा रहेगा देन ओनली द आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इज स्टेबल। क्लियर? अब लेटिस एंथैल्पी को डिसाइड करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, किस किस चीज पर लेटिस एंथैल्पी डिपेंड करती है? फर्स्ट, चार्ज ऑन आयन। व्हाट इज लेटिस एंथैल्पी? अभी बताया NaCl बना तो Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो अट्रैक्शन आई उससे जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी को लेटिस एंथैल्पी बोलते हैं। तो चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन और एनायन पे उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा। हायर द चार्ज ऑन आयन, हायर द चार्ज ऑन आयंस, greater is the force of attraction, hence larger is the amount of energy released. Like MgO, Mg में Mg प्लस 2, O पे माइनस 2, कैल्शियम पे प्लस 2 और 1 Cl पे माइनस 1, Na पे प्लस 1 और Cl पे माइनस 1। जितना ज्यादा कैटायन और एनायन पे चार्जेस होंगे, बेटा जो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, आपके नीट एग्जाम में, आगे जे एग्जाम में, आपके स्कूल एग्जाम में, उनमें इस तरीके से दे देते हैं, आपको इसको करेक्ट आंसर चूज करना होता है। तो ध्यान रखो, हायर द चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन और एनायन पर उतनी ज्यादा इन आयंस के बीच में अट्रैक्शन होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उतना ही स्टेबल हमारा कंपाउंड होगा। तो अगर स्टेबल कंपाउंड बनना है तो चार्ज जो है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो आउट ऑफ दीज 3 कंपाउंड विच वन इज मोर स्टेबल? तो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है कि MgO इज मोर स्टेबल देन कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड इज मोर स्टेबल देन NaCl। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? चार्ज। क्लियर? सेकंड, साइज ऑफ आयन। अब साइज ऑफ आयन, भाई कैटायन कैसे बना? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैटायन का साइज बनने के लिए एटम का साइज बड़े से बड़ा होना चाहिए, तभी उसमें से इजीली से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, एनायन बनने के लिए, अभी मैं कैटायन और एनायन फॉर्मेशंस बता रही हूँ, एनायन बनना है तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन और हमारे एटम के बीच में अट्रैक्शन होनी है, तो वहां साइज छोटे से छोटा होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? देखो, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन। अब कैटायन एनायन बन चुके हैं, उसके बाद की बात हो रही है लेटिस एंथैल्पी में। जितना छोटा साइज होगा आयन का, आयंस के बीच में उतना कम डिस्टेंस होगा। भाई जितना बड़ा साइज, अब ये 2 बड़े बड़े एटम बना दिए, इसका न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये दूर दूर हो गए भाई न्यूक्लियस, क्योंकि बड़ा साइज है। पॉइंट क्लियर है? जितना छोटा साइज होगा, जितना छोटा साइज होगा उतना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या रहेगा बेटा? कम रहेगा। क्लियर? Smaller the size of ion, lesser is the internuclear distance, so force of attraction is greater, large amount of energy is released. जितनी एनर्जी निकलेगी उतना स्टेबल कंपाउंड। ओवरऑल अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो कंपाउंड फॉर्म इज स्टेबल। पॉइंट क्लियर? चार्ज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए कैटायन एनायन पे, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगी, उतना ज्यादा एनर्जी निकलेगी, उतना स्टेबल कंपाउंड। साइज, कैटायन और एनायन जो बन रहे हैं उनका साइज जो है वो छोटे से छोटा होना चाहिए, ताकि उनके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमारा लेस रहे, अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग डेवलप हो, मोर एनर्जी रिलीज हो एंड स्टेबल विल बी द कंपाउंड। तो साइज ऑफ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेटिस एंथैल्पी, चार्ज ऑन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटिस एंथैल्पी। और नेट रिजल्ट आपको बता ही दिया। ओवरऑल क्या होना चाहिए? लेटिस एंथैल्पी का और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सम जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होगा, देन ओनली द कंपाउंड फॉर्म्ड विल बी स्टेबल। आयोनिक कंपाउंड पढ़ लिया कैसे बनता है, आयोनिक बॉन्ड पढ़ ली कैसे बनती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी आयोनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स? जनरली सॉलिड होते हैं, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। आपके घर में नमक है, कॉमन सॉल्ट, NaCl सॉलिड होता है। आपने कॉपर सल्फेट देखा ब्लू कलर का, 10th में तो बहुत सारे सॉल्ट पढ़े आपने, जिंक सल्फेट पढ़ा, लेड नाइट्रेट पढ़ा, फेरस सल्फेट पढ़ा। दीज ऑल आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड दे ऑल आर सॉलिड, तो जनरली एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट। अब जो आयोनिक कंपाउंड है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड मेल्ट होते हैं
और लिक्विड बॉयल होते हैं, बट जर्नल लिखा है यहाँ पे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट? टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसपे सॉलिड के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स टूटी एंड इट स्टार्ट मेल्टिंग, है ना, उसके पार्टिकल फ्री हो गए और मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। तो यहां पर आयोनिक कंपाउंड में कैटायंस और एनायन के बीच में देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब कैटायन और एनायन बनते हैं तो कैटायन और एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स आती है, जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्लीव दिस बॉन्ड, है ना, इन कैटायन एनायन को फ्री करना है, उनको मेल्ट करना है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ इट इज रिक्वायर्ड, हैंस हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। व्हाई आयनिक सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखोगे? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, सॉल्युबल, आप सॉल्ट को याद रखो, NaCl, NaCl, copper sulfate, zinc sulfate, ferrous sulfate, lead, these all are soluble in water, and water is polar, and these are salt, these are associated with ionic bond. So due to high dielectric constant of water, what is its meaning? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो एबिलिटी है वाटर की जिसमें हम कोई भी कंपाउंड डालें, आयनिक कंपाउंड, वो सभी आयनिक कंपाउंड की आयनिक बॉन्ड क्लीव करने में कैपेबल है। यानी वाटर एक ऐसा लिक्विड है जिसमें हम कोई भी आयनिक कंपाउंड डालें तो वाटर इज कैपेबल ऑफ क्लीविंग ऑल द आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कंपाउंड। क्लियर? जिसकी वजह से बॉन्ड टूटेगी, बॉन्ड टूटने के बाद Na प्लस और Cl माइनस सेपरेट आउट होंगे एंड दे रिमेन सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है? तो सॉल्युबल इन वाटर एज वाटर इज पोलर सॉल्वेंट विद हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयोनिक सॉलिड्स आर इंसुलेटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर? ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कंडक्टर, है ना, जो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देते, लाइक वुड, प्लास्टिक, दीज आर इंसुलेटर, है ना। तो आयनिक सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर रहेगा। मतलब अगर आपके पास NaCl है और आप उसमें एनोड कैथोड लगा देते हैं, ग्रेफाइट रॉड, और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, बल्ब लगा देते हैं, तो बल्ब विल नॉट ग्लो, क्योंकि सॉलिड स्टेट में Na और Cl के Na प्लस और Cl माइनस के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगी, तो कोई भी आयन फ्री नहीं होंगे, जिसकी वजह से सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इज इंसुलेटर। बेटा कंडक्टिविटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है आर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री आयंस। अगर किसी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर रहेगा, फ्री आयंस है वो भी कंडक्टर रहेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे मेटल्स में होते हैं, इसलिए ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? आयोनिक कंपाउंड जैसे कि नाम से पता चल रहा है, तो हम यहाँ आयंस की बात करेंगे। तो सॉलिड स्टेट में देयर इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, नो आयंस आर फ्री, है ना, hence it is insulator. But in molten state, molten मतलब अब हमें सॉल्ट को क्या करना है, उसको वाटर में डिसॉल्व नहीं करना, उसको हमें बर्नर पे रख देना है, बीकर में डाल के, कंटेनर में डाल के, उसको क्या कर देना है, उसको पैन वगैरह में डालो सॉल्ट को और उसको हीट कर दो, तब तक जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाता। तो जब वो मेल्ट हो जाएगा उसको मॉल्टन स्टेट बोलेंगे। तो हुआ क्या, हमने हीट करा ना, हमने एनर्जी दी, तो इस कैटायन और एनायन के बीच की कुछ अट्रैक्टिव फोर्स टूट जाएंगी, जिसकी वजह से कुछ कैटायन एनायन गेट फ्री टू मूव एंड दीज फ्री आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। क्लियर? तो मॉल्टन स्टेट में, दिस मॉल्टन स्टेट में और एक्वस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वस? उसको वाटर में डाल देना है, सोडियम क्लोराइड लिया, उसको वाटर में डाल दिया, तो अभी तो बताया वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, वो आयनिक बॉन्ड को क्लीव करवाएगा। जैसे NaCl को वाटर में, किसी भी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालेंगे, दे डिसोशिएट टू गिव आयंस, फ्री आयंस। तो इन मॉल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन, these behaves as conductor. So always remember, ionic solids are insulator in solid state, but conductor in molten as well as in aqueous state. I hope ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो
नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बाय लुईस लैंगमुयर कंसेप्ट। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है? आयोनिक बॉन्ड मैंने NaCl का एग्जांपल देके आपको समझाया, अब कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है उसको चेक करते हैं। सपोज कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। चलो क्लोरीन मॉलिक्यूल जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, तो सबसे पहले क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएंगे। जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे इन्वॉल्व होते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखोगे। जब भी हम कोई कंपाउंड बनाते हैं, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इनर इलेक्ट्रॉन्स आर इनर्ट, क्योंकि वो शेल तो फुली फिल्ड है, और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन शेल से ना तो इलेक्ट्रॉन लूज होता है ना उसमें गेन होता है। क्लियर? तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो शेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन क्या? 287। तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो हम इसके 7 इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और क्या रूल बताया था? पहले 4 डॉट लगाओगे सिंगल सिंगल, आफ्टर दैट पेयरिंग विल स्टार्ट। तो ये मैंने इसके 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब दूसरा क्लोरीन भी है, उसके इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से दिखा रही हूं, उसके पास भी सेम 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 1 1 करके दिखाओगे, मैं पूरा एक साथ दिखा रही हूं। ठीक है, ये हो गए इसके 7 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब दोनों क्लोरीन को 1 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अगर एक क्लोरीन उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये तो स्टेबल हो गया एज अ Cl-, उसके तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसका तो एक और काम हो गया, है ना? तो दोनों की सेम एबिलिटी है, तो दोनों क्या करेंगे? दोनों शेयरिंग करेंगे, है ना? दोनों शेयरिंग कैसे करें? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शेयरिंग करेंगे कि हम दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अगर हम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो हम दोनों के सराउंडिंग में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, और हम दोनों ही क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे, हम नोबल गैस जैसे हो जाएंगे। क्लियर? तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयर करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से दोनों क्लोरीन क्या हो जाएंगे? स्टेबल। क्लियर? अब देखो क्या होगा, इनका बॉन्ड लाइन बनाते हैं, ये क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन। क्लियर? इसके बीच में बॉन्ड कितनी आई? 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनी, एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट और शेयर्ड पेयर। इसको हम क्या नाम देंगे? शेयर्ड। अब हम आगे वर्ड यूज करेंगे शेयर्ड। क्यों शेयर्ड? क्योंकि ये शेयरिंग हुई है, ये वो वाला पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर, जो 2 एटम के बीच में शेयर्ड हो रखा है। अच्छा, अब ये वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो डॉट दिखा दी यहां पर हमने। क्लियर? ये क्रॉस दिखा दिया, ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं गए, आर कॉल्ड लॉन पेयर। इन इलेक्ट्रॉन को हम लॉन पेयर बोलेंगे। वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर होके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं आर कॉल्ड शेयर्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर, शेयर्ड पेयर को ही बॉन्ड पेयर बोलते हैं। शेयर्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। क्लियर है? वैलेंस शेल, ये सारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही तो दिखाए थे। तो वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं गए, जिनका बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन्हें हम लॉन पेयर बोलेंगे। क्लियर है? लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, शेयर्ड पेयर मीनिंग समझ आया? तो इन द Cl2 molecule each chlorine have 3 lone pair, one lone pair, the second lone pair, this third lone pair, and between these 2 atoms there is one shared pair, one bond pair. I hope formation of chlorine molecule by covalent bond आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल चूज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां लिखा है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे बनाएंगे? अब आपको रूल बताती हूं बेटा, क्योंकि हर चीज लिखनी जरूरी नहीं है, क्या क्या लिखोगे समझना भी जरूरी है ना? तो रूल्स बताती जा रही हूं स्टेप वाइज, और उन्हीं रूल को फॉलो करके आपको कोवेलेंट बॉन्ड से मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, लुईस डॉट सिंबल से मॉलिक्यूल
बनाने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो रूल क्या रहेगा, रूल को ध्यान से सुनना है। सबसे पहले मैंने बोला कि जो भी हमारे एटम्स हैं जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड। तो सबसे पहले हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो 2,4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज 4, तो मैं यहां पे लिख दूंगी 4। सिमिलरली ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2,6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन इज 6, लिख दिया। एग्जाम में सिर्फ डॉट सिंबल आएगा मॉलिक्यूल्स का, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। क्लियर? तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे। क्लियर? तो 4 + 6 10/2, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी कार्बन और ऑक्सीजन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को मिलाते हैं तो इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। पॉइंट क्लियर? सेकेंड स्टेप, डिसाइड द स्केलेटन अरेंजमेंट। अब स्केलेटन अरेंजमेंट बनाएंगे कि एटम्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं। क्लियर है? अभी ज्योमेट्रिक इसमें ना डॉट जो लुईस सिंबल है, लुईस लैंगम्यूर अप्रोच है, यहां पे ज्योमेट्री के बारे में कुछ नहीं बोला, यहां सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड से डॉट सिंबल बनाए गए हैं। तो हमें स्मार्टनेस से, स्मार्ट एजम्पशन से हमें स्केलेटन बनाना है। तो स्केलेटन बनाया, कार्बन और ऑक्सीजन 2 ही एटम है यहां पर। अब हमें सेंट्रल एटम डिसाइड करना है, सेंट्रल एटम जिसको हम सेंट्रल पे रखेंगे। एक एटम को सेंट्रल एटम मान के चलेंगे, और वो सेंट्रल एटम कौन सा होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑलवेज फिट दिस पॉइंट इन योर माइंड। कौन सा एटम? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम सेंट्रल एटम मान के चलेंगे। तो आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है फ्लोरीन। आफ्टर फ्लोरीन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो आउट ऑफ सी एंड ओ, सी इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो सी हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हमारा सेंट्रल एटम रहेगा। क्लियर है? आई होप सेकेंड स्टेप समझ आ गया होगा। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे, 2 से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल दिया। सेकेंड मैंने स्केलेटन अरेंजमेंट करी और डिसाइड किया आउट ऑफ दिस 2 एटम कार्बन एंड ऑक्सीजन विच वन इज आवर सेंट्रल एटम। कैसे डिसाइड किया? सेंट्रल एटम इज ऑलवेज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारा था कार्बन, और इसको हमने मान लिया सेंट्रल एटम। क्लियर? सबसे उसके बाद नेक्स्ट रूल, सबसे फर्स्ट रूल इसके बाद स्केलेटन अरेंजमेंट बनाने के बाद, सभी के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाओ बाय प्लेसिंग 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर है? जितना भी स्केलेटन में एटम यूज हुए हैं सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाओ। सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड, बॉन्ड हैव 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक एक बॉन्ड पेयर रख दो, एक एक शेड पेयर रख दो। रख दिया। सेंट्रल एटम को छोड़कर साइड एटम की अगर हाइड्रोजन है तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करो, अगर कोई अदर एटम है तो ऑक्टेट पूरी कर दो। ऑक्टेट मतलब उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करो। तो ये हमने रखा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाए। अब रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको यूज करके मैं ऑक्सीजन की, यानी सेंट्रल एटम को सबसे लास्ट में पूरा करना है, ऑक्सीजन की मैं ऑक्टेट पूरी कर देती हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर देती हूँ। चेक करो, ऑक्सीजन की ऑक्टेट पूरी हो गई, 2 4 6 8, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। अभी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बचा है और ऑक्सीजन हमारा कंप्लीट हो गया, उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। भाई कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज गेन शेयर क्यों करता है? अपनी ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो करता है। तो कर दिया हमने इसकी ऑक्टेट पूरी। अब जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया उसको सेंट्रल एटम पे रख दो। तो यहां मैंने उसको सेंट्रल एटम पे रख दिया। क्लियर है? अब चेक करो कि क्या हमारे सेंट्रल एटम की ऑक्टेट पूरी हुई। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन रखने के बाद, इलेक्ट्रॉन पेयर रखने के बाद 5 इलेक्ट्रॉन पेयर से क्रॉस नहीं करना चाहिए, 5 है तो 5 ही रखने हैं। हमने 5 इलेक्ट्रॉन पेयर यूज कर लिए। ऑक्सीजन को तो मैंने स्टेबल कर दिया, बट कार्बन के सराउंडिंग में तो 4 ही इलेक्ट्रॉन आए, तो वो कैसे स्टेबल होगा? अब वो म्यूचुअल शेयरिंग करेगा।
कैसे करेगा म्यूचुअल शेयरिंग? देखो, एक इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के यहां रखा, अब चेक करो, मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं इसको, मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा। चेक करो 2 4 6 8, ऑक्सीजन तो अभी भी स्टेबल है, कार्बन के सराउंडिंग में 2 4 6 अभी भी अनस्टेबल है, अभी भी ऑक्टेट पूरी नहीं हुई। एक और इलेक्ट्रॉन पेयर उठाओ, यहां रखो, रखा, अब चेक करो, अब कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो क्या बन गया? देखो, ये कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब इसका बॉन्ड अरेंजमेंट दिखाते हैं कि किस तरीके से बॉन्ड बनी है। तो क्या लिखा? कार्बन, कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बने, ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड पेयर आए, 3 बॉन्ड पेयर, एंड बोथ एटम have one lone pair. Clear? Carbon have one lone pair in this molecule, oxygen also have one lone pair in this molecule. So this is the Lewis symbol for carbon monoxide. तो यही स्टेप आप फॉलो करेंगे और अगर स्टेप वाइज करते हो तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। क्लियर? मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। क्या रूल बताया था? सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन के पास कितने होंगे? 2। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 2 8 6, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6, तो +6, पेयर निकालने के लिए 2 से डिवाइड करो, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्लियर? स्केलेटन अरेंजमेंट बनाओ, स्मार्टनेस से डिसाइड करना है। भाई ये 2 हाइड्रोजन है तो सेंटर में जा ही नहीं सकते, सेंटर में तो एक ही एटम जाएगा, तो सल्फर को रखा सेंटर में और ये 2 हाइड्रोजन हमने लगा दिए, तो यहां पर सल्फर हमारा सेंट्रल एटम रखा है। क्लियर है? चलो अब क्या करेंगे? क्या रूल था? सेंट्रल एटम को छोड़कर पहले साइड एटम की सिंगल सिंगल, पहले सबसे पहले दोनों सभी के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाओ, तो हमने सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दी। अब साइड एटम को छोड़कर, सेंट्रल एटम को छोड़कर साइड एटम की ड्यूप्लेट या ऑक्टेट पूरी करो। दोबारा सुनो बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकाल दिए, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके स्केलेटन बनाया, सेंट्रल एटम डिसाइड किया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंटर में नहीं जाएंगे, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कभी भी सेंट्रल एटम एज्यूम नहीं करेंगे। इसको माइंड में फिट करो, इस पॉइंट को, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कभी भी सेंट्रल एटम ट्रीट नहीं करेंगे, तो हाइड्रोजन हमारे हो गए साइड एटम। नेक्स्ट रूल क्या था? सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाओ बाय प्लेसिंग 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम, बना दिया। अब जैसे आपने सिंगल बॉन्ड बनाया, आपने देखा हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट हो गई, हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट हो गई। क्लियर? अब जो भी बच गया सेंट्रल एटम पे रख दो, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बच गए, ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रख दिए। अब चेक करो, क्या ये सल्फर की ऑक्टेट पूरी हुई? देखो चेक करो, क्या सल्फर के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन आए, आ गए, तो स्टेबल है। क्या बन गया? बॉन्ड लाइन बनाओ, ये सल्फर, ये हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड विद 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एज लॉन पेयर, ये 2 लॉन पेयर रहेंगे। दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। कार्बोनेट, व्हाट इज कार्बोनेट? CO3 एनायन है कार्बोनेट, इसको बनाते हैं, इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन निकालो, कार्बन के कितने होते हैं? 4, अब तो आगे होंगे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन निकालना। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6, 6 × 3, ध्यान से देखो, -2 मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, चार्ज को प्लस करोगे, अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस कर देते 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और एनायन इज फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, डिवाइड बाय 2, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे तो कितना आ गया? 4 + 18 + 2, 24/2, 12 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्लियर है? अब स्केलेटन अरेंजमेंट बनाएंगे,
और डिसाइड करेंगे कि सेंट्रल में कौन जाएगा। सेंट्रल एटम कौन सा होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हमने लिखा C और ये 3 ऑक्सीजन, ऐसे बनाओगे। प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्केलेटन अरेंजमेंट पता चल जाएगी कि हमें कैसे कैसे करना है। क्लियर? क्या रूल बताया था, स्केलेटन अरेंजमेंट बनाने के बाद प्लेस 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन ऑल एटम्स टू फॉर्म सिंगल सिंगल बॉन्ड। तो हमने कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाई। नेक्स्ट रूल क्या है, सेंट्रल एटम को भूल जाओ, साइड एटम की सबसे पहले ऑक्टेट पूरी करो यूजिंग दीज 12 इलेक्ट्रॉन पेयर। चलो 1 2 3 4 ऑक्टेट पूरी कर दी, इसकी भी ऑक्टेट पूरी करो। जितने इलेक्ट्रॉन पेयर है उन्हीं को यूज करना है। काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 4 8 12 हो गए, कुछ नहीं बचा। अगर बचता तो हम कार्बन पे रख देते। चेक करो सेंट्रल एटम की तो मतलब साइड एटम की तो ऑक्टेट हमने खुद पूरी की है, चेक करो क्या सेंट्रल एटम की ऑक्टेट पूरी हो गई। 2 4 6 नहीं हुई, और तीनों ऑक्सीजन सिमेट्रिकल है, तीनों ऑक्सीजन सेम है, तो किसी भी एक ऑक्सीजन के साथ ये म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो किसी भी एक O का इलेक्ट्रॉन पेयर उठाओगे और यहां रख दोगे। अब चेक करो कि क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुई, कार्बन की भी ऑक्टेट पूरी है, ये ऑक्सीजन की ऑक्टेट पूरी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, और ये वाले ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। और ये चार्ज लगाओगे -2 क्योंकि वो एनायन की फॉर्म में था। क्लियर है? इसका बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड की फॉर्म में दिखाते हैं, बॉन्ड पेयर शेयर्ड पेयर लॉन पेयर दिखाते हैं। तो सेंटर में है C, ये इसका बॉन्ड, ये इस O का बॉन्ड, ये इसकी डबल बॉन्ड, और इस पे लॉन पेयर 3 लॉन पेयर, इस पे भी 3 लॉन पेयर, and is doubly bonded O पे 2 lone pair, and this -2 charge. This is carbonate, Lewis symbol for carbonate molecule. Clear? चलो नेक्स्ट करते हैं HCOOH. What is this? फॉर्मिक एसिड। पढ़ा है 10th में आपने फॉर्मिक एसिड। एंड जब बाइट करती है तो हमारी बॉडी में एसिड इंजेक्ट करती है, विच इज मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। बेटा आप 11th में आ चुके हो, आपको ये नेम तो पता होने चाहिए, मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। फर्स्ट रूल क्या था, इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन निकालो। हाइड्रोजन के पास 1 होता है, कार्बन के पास 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6, तो 6 + 6 12 + 1 कितना हो गया, 16 + 2 18, 2 से डिवाइड करो, 9 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर है? अब इसका स्मार्टनेस से हम इसका स्केलेटन अरेंजमेंट करेंगे। कभी भी हाइड्रोजन सेंटर में नहीं जाएगा, सेंट्रल एटम की तरह हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कभी भी सेंटर में नहीं रखेंगे। बच गया कार्बन और O। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन O, तो लेस वाले को सेंट्रल एटम बोला जाता है, तो सेंटर में जाएगा कार्बन, ये हमारा सेंट्रल एटम। क्लियर? ये हाइड्रोजन, ये O एंड दिस O एंड H, जिसमें भी COOH रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप रहेगा, उसका स्केलेटन हम ऐसे ही बनाएंगे। क्लियर है? चलो अब क्या करना है, वैसे अगर तुम्हें याद हो, तुमने पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप, तो बेटा इस तरीके से होता है C डबल बॉन्ड OOH। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? चलो अब क्या करना है, क्या रूल था, सभी के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाओ। तो बाय प्लेसिंग 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो सभी के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाई। जैसे हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर रखा हाइड्रोजन की, तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गई, ये दोनों हाइड्रोजन स्टेबल हो गए। सेंट्रल एटम को छोड़कर साइड एटम की ऑक्टेट पूरी करो। चलो इनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करो, ये हो गए इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। अब काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुछ भी नहीं बचा, 9 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, 9 के 9 यूज्ड अप हो गए। कुछ बचता तो कार्बन पर रखते। अब चेक करो, देखो ये ऑलरेडी O जो है, भाई हमने पढ़ा था वैलेंसी ऑफ O इज 2,
ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी बेटा। तो ये वाला O तो कार्बन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग और करेगा नहीं, क्योंकि ये O के कार्बन के साथ भी शेयर्ड और O के H के साथ भी शेयर्ड है। ये वाला जो O है अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के साथ शेयर करेगा। कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई और कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई और O की भी ऑक्टेट कंप्लीट। चेक करो, ये O की भी ऑक्टेट कंप्लीट और कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो कार्बन के सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये इस O के 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। क्लियर? इसका बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड पेयर शेड पेयर। ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, 2 लॉन पेयर है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन विद 2 लॉन पेयर एंड दिस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास एक भी लॉन पेयर नहीं है, कार्बन के पास भी एक भी लॉन पेयर नहीं है, और दोनों O के पास 2 लॉन पेयर हैं। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। कार्बोनेट आपको बताया, मिथेनोइक एसिड, HNO3 का स्केलेटन बता रही हूँ, प्रैक्टिस आप करोगे। देखो हाइड्रोजन सेंटर में नहीं जाएगा, आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन को रखोगे सेंटर में। क्लियर है? तो ऐसे बनाओगे, नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम कहलाएगा एंड दीज 2 O। क्लियर? इस तरीके से स्केलेटन बनाओगे। सबसे पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाओगे, सेंट्रल एटम को छोड़कर, जैसे ही तुमने सिंगल बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगी, सेंट्रल एटम को छोड़कर O की ऑक्टेट पूरी कर देना। फिर चेक करना कि नाइट्रोजन की ऑक्टेट पूरी हुई, नहीं हुई है तो म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, इसके साथ नहीं करेगा, इन दोनों में किसी भी O के साथ करेगा, दोनों सेम है, किसी से भी करवाना। क्लियर है? और फाइनली आपका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा ये आप करोगे, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है? इस तरीके से फाइनल आएगा, ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। क्लियर? चलो कुछ और क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पर, ये आप अपने प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चन की, सेम रूल फॉलो करके। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट में भी डाल सकते हैं। SO4 सल्फेट, इसको करा, ये एक्सेप्शन केस है, इसको कराने से पहले आपको फॉर्मल चार्ज का टॉपिक सिखाती हूँ, उसके बाद आपको समझ आएगा कि इसको हमने एक्सेप्शन केस में क्यों रखा। क्लियर है? इसको पहले इसी रूल से बना के देखोगे, उसके बाद हम चेक करेंगे इसको एक्सेप्शन में क्यों डाला। क्लियर? फॉर्मल चार्ज क्या होता है? चलो फॉर्मल चार्ज, मैंने बोला सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na+ बना, Cl- ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl- बना, दोनों के बीच में अट्रैक्शन आई, दोनों का ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल है। बट जब भी कोई कंपाउंड बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, गेन किया, शेयरिंग की, तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज डेवलप होता है जो कि हमें विजिबल नहीं होता कई बार। अगर मैं बात करूं कार्बोनेट की, CO3 2-, तो ये 2- क्या इस कार्बन की वजह से है? इसमें 3 ऑक्सीजन है, तो इन 3 ऑक्सीजन पे क्या किसी एक एटम पे ही -2 है या -1 करके कोई चार्ज है? तो उस चार्ज को हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। फॉर्मल चार्ज इज हाइपोथेटिकल electric charge assigned to an atom in a molecule assuming that bonding electrons are shared equally between bonded atom। क्लियर है? तो जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाते हैं तो उनके ऊपर एक्चुअल में क्या चार्ज है जो कि हमें दिख नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन लूज गेन शेयर करने से कोई ना कोई चार्ज आया होगा, उस चार्ज को हम उसका फॉर्मल चार्ज बोलेंगे। लाइक NaCl में Na+1 चार्ज है ना, Cl पे -1 चार्ज, बट ओवरऑल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल। क्लियर? अच्छा, जितना कम फॉर्मल चार्ज होगा सेंट्रल एटम पे, उतना स्टेबल वो स्ट्रक्चर माना जाएगा। अब मैं जो बोल रही हूँ सल्फेट, पहले आपको सल्फेट सिखाती हूँ। अब फॉर्मल चार्ज अगर आपको समझ आ गया तो सल्फेट बनाते हैं। पहले मैं इनकरेक्ट वाला जो इनको फॉलो करके बनाऊंगी, जो अभी हमने रूल बताया, और ये इनकरेक्ट रहेगा। क्लियर? और फिर फॉर्मल चार्ज के थ्रू निकालेंगे और उसको करेक्ट करेंगे। चलो
सबसे पहले हमने बनाया सल्फेट SO4 2-। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 286, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 6। ऑक्सीजन के भी 6 होते हैं, 4 है ऑक्सीजन, -2 का मतलब +2, तो 24 + 2 26 + 32, तो 32 डिवाइड बाय 2, तो 16 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए। क्लियर है? चलो स्केलेटन बनाएंगे। सल्फर और O में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सल्फर जाएगा सेंटर में और ये 4 O हमने बना दिए। सबसे पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड हमने बनाए। सिंगल बॉन्ड बनाने का सेंट्रल एटम को भूल जाओ, साइड एटम की ऑक्टेट पूरी करो। चलो ऑक्टेट पूरी करी, ऑक्टेट पूरी कर दी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाएगा तो सेंट्रल एटम पे रख देंगे। चेक करो 16 थे, चेक करो 4 8 12 16 यूज्ड अप हो गए सारे। ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट पूरी है, सल्फर की भी ऑक्टेट पूरी है, 4 ऑक्सीजन की ऑक्टेट पूरी है। चेक करो देखो 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन और सल्फर के भी 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब हम यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे बेटा। किसका? फॉर्मल चार्ज निकालेंगे सल्फर और ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन सेम है यहाँ पे, तो चारों का फॉर्मल चार्ज सेम आएगा क्योंकि सेम सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन पेयर माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर। क्या फॉर्मूला बताया? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन पेयर माइनस ऑफ हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर। क्लियर? तो वैलेंस पहले फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं हम O का, ऑक्सीजन। चारों O सेम है, नहीं तो इनको 1 2 3 4 भी कर सकते हैं। ऑल ऑक्सीजन आर सेम। देखो सभी के पास एक एक बॉन्ड पेयर, 3 3 लॉन पेयर हैं। क्लियर है? सभी O है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, तो चारों O का सेम मिलेगा। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑल ऑक्सीजन एटम सेम ही आएगा। चलो निकालते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के? 6। लॉन पेयर कितने हैं? 2 4 6, 6 इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन से यूज करने हैं। अच्छा हाफ ऑफ शेयर, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखे हैं? देखो एक बॉन्ड है, सबने एक एक बॉन्ड बनाई और इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। क्लियर है? तो कितना चार्ज है? 6 से 6 कैंसिल आउट, ये आ गया -1। यानी चारों के चारों ऑक्सीजन पर, 4 ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? -4। इसको याद रखोगे। क्लियर है? फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है बेटा 6। लॉन पेयर एक भी नहीं है, चेक करो। सल्फर के पास एक भी लॉन पेयर नहीं है, सारे शेयर्ड पेयर हैं। -1/2 शेयर्ड पेयर कितने हैं? चेक करो 2 4 6 8 8। 4 बॉन्ड बनाएंगे तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 माइनस ये कितना आ गया? 4 is 2, तो +2। तो -4 + 2 कितना हो गया? -4 + 2, तो ओवरऑल चार्ज इज -2। क्लियर है? तो सल्फेट में देखो ओवरऑल चार्ज -2 है। पॉइंट क्लियर? बट दिस स्ट्रक्चर इज नॉट एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट नहीं करा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है ये। क्यों? क्योंकि इतना हाई फॉर्मल चार्ज है, सल्फर सेंट्रल एटम में +2 चार्ज आ रहा है, चारों ऑक्सीजन पे -1 चार्जेस आ रहे हैं, तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्लियर? तो इसका एक्यूरेट स्ट्रक्चर बनाते हैं विद लेस फॉर्मल चार्ज एंड द स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट। एक्सेप्शन है ये, इसको याद रखना। फॉर्मल चार्ज पता चला क्या होता है? देखो यहाँ पे तो सिर्फ हमें -2 दिख रहा था, बट एक्चुअल में सल्फर पे तो +2 चार्ज है और चारों ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। अगर हम इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि हमें दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, अगर रूल फॉलो कर रहे हैं तो यही बन रहा है ना, बट जो रूल को फॉलो नहीं कर रहा उसको एक्सेप्शन में डाल देते हैं। तो सल्फेट हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HSO4- हो गया, ऑल आर सेम। तो ये स्ट्रक्चर हमारा इनकरेक्ट है ड्यू टू हाई फॉर्मल चार्ज। तो स्टेबल स्ट्रक्चर कब आएगा? जब फॉर्मल चार्ज हमारा क्या होगा? लेस। तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्लियर? चलो अब बनाएंगे हम एक्यूरेट। याद रखना 16 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, इसी को यूज करेंगे। कैसे बनाएंगे? तो फाइनल हमारा स्ट्रक्चर कैसे आया? ये सल्फर, ये ऑक्सीजन थे 4, इसका फॉर्मल चार्ज रिड्यूस करने के लिए क्या हुआ? देखो
ये ऐसे लॉन, ये इसके लॉन पेयर थे, 3 3 लॉन पेयर, बट ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू हाई फॉर्मल चार्ज। तो हुआ क्या, ऑक्सीजन का एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर म्यूचुअल शेयरिंग में जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर म्यूचुअल शेयरिंग में जाएगा, दो ऑक्सीजन का, क्लियर है। और ये बन गया हमारा ऑक्सीजन स्टेबल, ये ऑक्सीजन भी स्टेबल है, ये ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, चारों ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, बट सल्फर की एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो गई। एक्सपेंडेड ऑक्टेट मतलब मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, काउंट करो, 2 4 6 8 10 12, यानी इस स्ट्रक्चर में सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे केसेस को हम एक्सपेंडेड ऑक्टेट में डालते हैं, विच इज द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट में क्या बोला गया था, ऑक्टेट रूल में ही तो बोला गया था, कोई भी एलिमेंट एटम जुड़ के कंपाउंड बनाते हैं तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए करते हैं, तो इसकी भी तो ऑक्टेट पूरी हो रही थी ना पहले, बट इसने क्यों अपनी ऑक्टेट को एक्सपैंड कर लिया, क्यों सल्फर के चारों तरफ 12 इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ गए, क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज जो होगा पहले वाले के केस से कम होगा, तो फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। चलो अभी देखो क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, सबसे पहले बॉन्ड्स दिखाएंगे, ये सल्फर लिया, ये 2, और इस वाले के साथ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, क्लियर है। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर दिखा, ये बॉन्ड पेयर दिखा दिया, लॉन पेयर दिखाओ, ये 2 लॉन पेयर, इसके पास 2 लॉन पेयर, इन 2 के पास 3 लॉन पेयर, तो इन दोनों का बिल्कुल सेम है, देखो सेम आएगा, तो इन दोनों को मान लेते हैं फर्स्ट, ये सेकेंड ऑक्सीजन, क्लियर है। तो फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ओ, फर्स्ट और ये दिस सेम होगा। चलो क्या फॉर्मूला था, V माइनस एल माइनस हाफ ऑफ एस, दिस इज द फॉर्मूला। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं, 6, लॉन पेयर 2 4 6 ही है, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर, एक बॉन्ड बनी है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कम्स आउट टू बी -1, यानी जो सिंगली बॉन्डेड O है बोथ हैव माइनस माइनस चार्ज, यानी इसके ऊपर -1 चार्ज होगा, इसके ऊपर भी -1, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल -2 हो गया। चलो फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड O, चलो सेकेंड पे निकालो, ये वाला सेकेंड और ये वाला दोनों सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लॉन पेयर चेक करो 2 और 2 4, दोनों के पास 4 4 है, शेयर्ड पेयर कितने हैं बेटा चेक करो, 2 और 2 4, इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं तो कितना आ गया, 6 माइनस 4 माइनस 2 इज 0, ये दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, और पहले वाले केस में क्या था, चारों ऑक्सीजन पे -1 चार्ज था, तो यहाँ पे रिड्यूस हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। सल्फर का चेक करते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन S, सल्फर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रहेंगे, माइनस लॉन पेयर एक भी नहीं है 0, माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर चेक करो 2 4 6 8 10 12, कितना आ गया 6 माइनस 6 0। अब रिकैप करो, जो इससे पहले मैंने सल्फेट बनाया उस सल्फेट में फॉर्मल चार्ज सल्फर पे कितना था +2, और चारों ऑक्सीजन पे, इस पे -1 था, इस पे -1 था, इस पे -1, तो हर एटम पे फॉर्मल चार्ज आ रहा था, और इस वाले केस में फॉर्मल चार्ज रिड्यूस होके आया है, तो दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन द प्रीवियस वन, hence it is under category expanded octet. Expanded octet is limitation of Lewis dot symbol. Lewis symbol कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो आप ये वाला सल्फर का सल्फेट का स्ट्रक्चर बनाओगे। पॉइंट क्लियर। अगर इसमें दिया होगा आपको HSO4 माइनस, सल्फेट में एक हाइड्रोजन लगा दिया, तो उस हाइड्रोजन को कहां लगाओगे, जो सिंगली बॉन्डेड यहां लगाओगे ऐसे H, क्लियर है, और इसके साथ ये बॉन्ड बना दोगे, क्लियर। अच्छा H2SO4 होगा सल्फ्यूरिक एसिड, तो सिंगल वाले के पास H लगा दोगे, देखो सल्फेट का मैं HSO4 का बना देती हूँ, HSO4 माइनस ऐसे बनाओगे, क्लियर।
यहाँ पे इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा। सल्फ्यूरिक एसिड है तो डॉट सिंपल ऐसे यही रूल फॉलो करोगे और इस तरीके से इसको अरेंज करोगे, डबल बॉन्ड ओ एंड दिस O एंड H। क्लियर है? तो क्यों सल्फेट का ये वाला स्ट्रक्चर हम एक्सेप्ट करते हैं जिसमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, ये वाला स्ट्रक्चर एक्यूरेट है, प्रीवियस वाला रॉन्ग है, इसमें फॉर्मल चार्ज कम है। तो जितना कम फॉर्मल चार्ज होगा उतना ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा। आई होप फॉर्मल चार्ज वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। ये फॉर्मल चार्जेस V माइनस L माइनस हाफ ऑफ S क्या है? V मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड में जो बॉन्ड बन रखी है। क्लियर है? चलो आगे देखो, ये आपके क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन O एटम ऑफ O3। चलो एक करके दिखाती हूँ आपको। O3, सबसे पहले O3 लुईस डॉट सिंबल ही बनाओगे, इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन निकालो, 6 into 3 डिवाइड बाई 2, 18 by 2, ये हो गया 9 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर है? अब तीनों ऑक्सीजन सेम है तो एक को सेंट्रल मान लो, ये हमने सेंट्रल एटम मान लिया, ओजोन बना रहे बेटा ये, तो एक O को सेंट्रल मान लिया। सबसे पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाओ, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाओ बाय प्लेसिंग वन इलेक्ट्रॉन पेयर। सेंट्रल एटम को छोड़कर साइड एटम की ऑक्टेट पूरी करो यूजिंग दीज इलेक्ट्रॉन पेयर। कर दिया? चेक करो कितने आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट 9 थे ना तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा है, सेंट्रल एटम पर रख दो। चेक करो क्या सेंट्रल एटम की ऑक्टेट पूरी हुई? साइड एटम की तो हमने करी है ना खुद ही पूरी, नहीं हुई। क्या करेगा? म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हटाओ, दोनों में से किसी O के साथ भी कर सकता है, यहां रखो। क्लियर है? अब बना दो इसको, ये बन गया हमारा O, ये सेकेंड ऑक्सीजन, ये थर्ड ऑक्सीजन। क्लियर? इसका बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन करते हैं बॉन्ड फॉर्म में, तो क्या बनेगा? चेक करो, O with double bond O, this single bond O with 3 lone pair at this first oxygen, ये सेकेंड O मान लिया, ये थर्ड O मान लिया, इसके पास एक लॉन पेयर, इसके पास 2 लॉन पेयर। क्लियर? अब फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। क्या था फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला? फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं ऑक्सीजन फर्स्ट पर, कौन सी है? ये वाली वैलेंशियल, V माइनस L माइनस हाफ ऑफ S, ये फॉर्मूला लगाएंगे। V क्या है देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही थे, माइनस लॉन पेयर चेक करो, फर्स्ट ऑक्सीजन ये वाला है 2 4 6, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर, कितनी बॉन्ड बना रखी है? एक। इसने कितनी बॉन्ड बनाई? एक, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? -1। क्लियर? फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन O2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे 6, लॉन पेयर चेक करो 2 और 2 4, -4, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर, 2 बॉन्ड बनाइए, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे 2 बॉन्ड में, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो 6 - 4 - 2 इज 0, तो इस ऑक्सीजन पे 0 चार्ज रहेगा। क्लियर? फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड O, ऑक्सीजन थर्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लॉन पेयर चेक करो 2 ही तो है, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर, 3 बॉन्ड बनाइए 1 2 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है? सॉल्व किया, 6 - 2 - 3, इट इज 1 +1। क्लियर? तो फर्स्ट ऑक्सीजन पे -1 है, सेकेंड पे 0 है, थर्ड पे +1। क्लियर? और ओवरऑल मॉलिक्यूल -1 +1 न्यूट्रल, ओवरऑल O3 इज न्यूट्रल। क्लियर? तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। चलो ये करेक्शन कर लेना, यहाँ 4 है, ये कार्बोनेट है, ये HSO4 माइनस है एंड दिस NO2 माइनस। स्केलेटन अरेंजमेंट बना देती हूँ। HClO4 का स्केलेटन अरेंजमेंट क्या रहेगा? H सेंटर में कभी नहीं जाएगा, ये O, ये Cl और ये 3O। क्लियर है? इसके साथ ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाओगे, इस तरीके से बनेगा, आप रूल फॉलो करके बनाओगे। क्लियर है? लॉन पे चेक करना, रूल फॉलो करने के बाद इस तरीके से, पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको, पर क्लोरिक एसिड
HClO4, इस क्लोरीन का फॉर्मल चार्ज निकालोगे आप। क्लियर है? कार्बोनेट बता दिया, ओजोन बता दिया, HSO4 का स्केलेटन अभी बताया, फिर से देख लो, HOS डबल बॉन्ड O एंड दिस O नेगेटिव। क्लियर? अच्छा NO2 माइनस का देख लो, ये ऐसे बनाओगे, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, हैविंग 1 लॉन पेयर, हैविंग 3 लॉन पेयर। ये फॉर्मल चार्ज भी मैंने आपको बताई दिया। इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनेंगे और नाइट्रोजन पे यहाँ फॉर्मल चार्ज निकालोगे। यहाँ सिर्फ सल्फर का निकालना है या नाइट्रोजन का निकालना है। क्लियर है? लिमिटेशन देख लो, लास्ट टॉपिक है आज का, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। भाई ऑक्टेट रूल में क्या बोला था, कोई भी एलिमेंट एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है, अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए करता है, ड्यूप्लेट पूरी करने के लिए करता है। यानी जब भी कोई कंपाउंड बना होगा तो उसकी ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट रहेगी। बट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल नेचर में हैं जिनके सेंट्रल एटम की ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं होती। यहाँ पे बेरिलियम के चारों तरफ सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन है, और इस टाइप के मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड लुईस एसिड। इनको लुईस एसिड भी बोलते हैं, विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल आर आल्सो कॉल्ड लुईस एसिड। यानी दीज मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन नेचर, है ना, और कैन बी प्रिपेयर्ड विद लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, इधर 4 है, इधर 6 है, इधर 6 है, फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये लिमिटेशन होगी ऑक्टेट रूल की। वहां तो बोला गया था 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए करते हैं। क्लियर है? अब कुछ ऐसे कंपाउंड है लाइक PCl5, इनके आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाया था, सल्फेट के चारों तरफ 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। IF7 सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा भाई IF7, इसका भी आप लुईस डॉट सिंबल बनाएंगे और 7 फ्लोरीन चारों तरफ रख देंगे। 7 फ्लोरीन रखोगे ऐसे, अगर ये सिंगल सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा तो फ्लोरीन आयोडीन के चारों तरफ हमारे 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। SF6 सेंटर में सल्फर रखोगे, फ्लोरीन चारों तरफ लगाओगे 6 फ्लोरीन, तो 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सेंटर में फास्फोरस रखोगे, चारों तरफ क्लोरीन रखोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इनको एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोला गया। दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। अब लुईस कोस्टेल ने बोला था, उन्होंने स्टोरी तो वहीं से स्टार्ट की थी नोबल गैसेस से, कि नोबल गैस कंपाउंड नहीं बना रहे, लेकिन जीनोन के कंपाउंड सिंथेसाइज किए गए लेबोरेटरीज के अंदर, लैब्स के अंदर। ये भी एक्सेप्शन हो गया, लिमिटेशन हो गई। बोला था नोबल गैसेस कंपाउंड नहीं बनाती, बट जीनोन एक ऐसा नोबल गैस है जिसका कंपाउंड लैब में आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया है, नेचुरल अकरिंग नहीं है, उसको सिंथेसाइज किया है। XeF2, XeF4, XeF6, XeO3 एंड सो ऑन। क्लियर? कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिनके सेंट्रल एटम, यहाँ पे नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे NO2 के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है। चलो एक एग्जांपल से समझा देती हूँ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का एग्जांपल आपको। देखो NO, क्लियर, इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जोड़ो, 5 नाइट्रोजन पे, 6 हमारे हो गए ऑक्सीजन पे, 2 से डिवाइड करो तो 11/2। हमें तो पेयर बनाने हैं ना, तो 10 के अकॉर्डिंग बन गए 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर प्लस 1 मोर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम एज्यूम कर लिया, ऑक्सीजन साइड एटम हो गया। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बनाओ, बना दी सिंगल बॉन्ड। क्लियर? सेंट्रल एटम को छोड़कर साइड एटम की ऑक्टेट पूरी कर दो, ये कर दिया ऑक्टेट पूरी। अब चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हुए, 4 है, कितने 5, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया, नाइट्रोजन पे रख दो, रख दिया नाइट्रोजन पे। अब चेक करो क्या इसकी ऑक्टेट पूरी हुई? नहीं हुई। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी है उसके पास, वो रहा, एक इलेक्ट्रॉन भी एक्स्ट्रा, वो भी रख दिया। कितने है? 2 4 5 आए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हटाओ यहां से, म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, यहां करो। अब चेक करो 2 4 6 और ये 7, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन गया, यानी इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा ही आएगा।
है ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। पॉइंट क्लियर? तो इस टाइप की स्पीशीज को हम बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। These are the 4 limitation of octet rule. तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वेस्पर थ्योरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, इन स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिए हैं, उनको प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको डाउट आती है तो कमेंट में लिखोगे। बेटा हेल्प करने के लिए यहाँ पर हैं हम आपकी, बट आप हेल्प कराना नहीं चाहते, आप पढ़ते नहीं हो, आप डाउट नहीं लाते। डाउट कैसे? जो बच्चा पढ़ेगा उसी को डाउट आएगी, जो प्रैक्टिस करेगा उसको डाउट आएगी। हम आपको 100% हेल्प करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डालो। नेक्स्ट वीडियो में या शॉर्ट वीडियो में आपकी डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू।